जब भी हम कहानियों या कविताओं की बात करते हैं तो प्रायः हमें अपना बिखरा हुआ जीवन स्लो मोशन में गुजरता हुआ प्रतीत होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जीवन में किसी कहानी को पढ़ते समय उसका नायक हम स्वयं को मान लेते हैं, फिर चाहे वो चंदर हो गुनाहों के देवता का या मुंशी प्रेमचंद के गोदान का हीरा। तो इसी क्रम में कहानी फिर कभी और कोई गीत सुबह के गाता है। ये दो नई कृतियाँ हमारे समक्ष शीघ्र ही अवगत होने जा रही हैं, जो हमें जीवन की कठिनाइयों और वास्तविकता से अवगत कराती हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष आज आपको एक ऐसी शख्सियत से अवगत कराना चाहता हूँ जो विगत कई वर्षों से चुपचाप बैठी हुई है, शांत बैठी हुई है और अपनी कलम से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक नई रोशनी को जगा रही है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ मेरे गुरु व प्रेरणा स्रोत शैलेंद्र श्रीवास्तव जी का। सर, स्वागत है आपका यहाँ। धन्यवाद धन्यवाद। आपने कहानियों और कविताओं को कई विविध आयामों में देखा है, समझा है और अंततः लिखा भी है। आप न सिर्फ एक लेखक हैं और बल्कि पूर्व अधिकारी भी रह चुके हैं। वर्तमान समय में आप लेखन कार्य के साथ साथ समाज सेवा में भी योगदान देते रहते हैं। तो सर, आपका प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा रहा। आपने देश के कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में भी अपना अध्ययन का कार्य किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि एक संघर्षमय जीवन के साथ साथ आपने अपने शिक्षा और अपनी लेखन कला को कैसे जारी रखा? धन्यवाद उत्कर्ष जी, बहुत अच्छी बातें कही आपने कि लेखन जब सामने आता है, किसी भी कहानी को, कविता को या कोई सिनेमा हम देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो हमारा एक उससे कनेक्टिविटी हो जाती है। और आप देखते होंगे कि लोग सीरियल देखते देखते रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं। अब आजकल तो मोबाइल बड़ा पॉपुलर है, अक्सर देखेंगे कि खामोश एकांत में बैठा हुआ आदमी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। तो इसको एक थ्योरी है, अरिस्टोटल ने कहा था, कैथारसिस की थ्योरी है। कैथारसिस की थ्योरी ये कहती है कि दो विचारों का एक साथ मिल जाना, एक हो जाना। तो ऐसा ही होता है जब हमारी लाइफ ट्रेजिक होती है, ट्रेजेडी की कोई हम स्टोरी देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि बिल्कुल ये तो मेरी ही कहानी है। कोई कॉमेडी होती है तो हमें लगता है कि ये मेरी ही कहानी है। तो कहानी वही सही है जो हमें अपने आप से जोड़ सके जी। कहानी का इतिहास तो नया है, लेकिन कविता का इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन इस पर हम बात करें उसके पहले आपने एक सवाल किया कि ये जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है। ये एक बड़ा अहम सवाल है। उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके में एक गांव में एक ऐसे घर में जन्म लेकर के जहाँ पिताजी एक मास्टर थे, छोटे से मास्टर। और मुझे जहाँ तक बचपन की याद है कि उनकी पगार कुछ 360 रुपये हुआ करती थी, जो आजकल किसी एक बच्चे का जेब खर्च भी नहीं है। जी। आज के समय में देखा जाए तो 500 का नोट पिताजी लोग आराम से दे देते हैं कि हाँ बेटा रखो, जी। दिन में काम आएगा। 360 रुपये में 3 भाइयों और मेरी माता जी सबका खर्च चलाना, और अलग से कोई आमदनी नहीं, खेती बाड़ी नहीं थी। उन सबके बीच में जन्मा, बड़ा हुआ और एहसास होता था कि जीवन में यातनाएं क्या होती हैं। शहर के एक ऐसे विद्यालय में पढ़ा, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ ज़िले का जो पहले हिस्सा होता था। वहाँ पर एक अच्छा सा स्कूल था, डीएवी इंटर कॉलेज, बहुत कम फीस थी। वहाँ पढ़ा और वहाँ से ठीक ठाक अंकों से उत्तीर्ण हुआ। लेकिन जो मुफलिसी है, जो एक तकलीफ़ है, तंगी है, उसका एहसास मुझे अपने ग्रेजुएशन तक होता रहा, जो मैंने काशी में जाकर के पूरा किया था। फिर मुझे लगा कि पूर्वांचल के सारे लोग, पूर्वांचल में बहुत कम लोग पढ़ने लिखने के प्रति व्यसन रखते हैं। ज़्यादातर लोगों का शौक़ मतलब वहाँ लठैती, राजनीति और इस तरह की चीज़ों में होता है। जो थोड़ा सा पढ़ने लिखने में ठीक होते हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ रुख करते हैं, और मैंने भी उधर का रुख किया। पिताजी से कहा कि मुझे जाने दीजिए, मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ। गया वहाँ पर एक हुजूम मिला। उस हुजूम में ढेर सारे लोग मिले और ईश्वर की कृपा रही कि बहुत कम खर्च में, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 250 रुपये महीने के खर्च में, बजट में पूरा महीना कट जाता था। 250 रुपये, जिसमें हॉस्टल की फ़ीस,
मेस का खर्चा, विश्वविद्यालय की फीस, किताब कापी और सुबह या शाम नाश्ते की व्यवस्था, जो आजकल की तरह बंद मक्खन और वो नहीं हुआ करता था मंचूरियन, बल्कि वो एक पहाड़ी की पकौड़ी की दुकान हुआ करती थी, जहाँ पर एक बड़े से परात में क्विंटलों पकौड़ी छन जाती थी और बच्चे खा जाते थे। जिसको खाने वाले हम सब लोग होते थे, तो हम लोग ज़रा बाद में जाते थे कि जो पकौड़ियों का जो चूरन बच जाता था वो थोड़ा सस्ता मिलता था और ज़्यादा मिलता था, तो वो ले लेते थे हम लोग 5 पैसे या 10 पैसे का, और पूरा पेट भर जाता था। तो दर्द और यातना के इस जीवन को देखते समझते हुए हमारा बचपन यौवन में तब्दील हुआ। यह सौभाग्य था कि उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो एक ऐतिहासिक साल था जब हमने एमए किया था ह्यूमैनिटीज़ में, और एमए करने के साल ही एक बड़ी खबर आई जिसने पूरे ह्यूमैनिटीज़ जगत को बड़ा खुश कर दिया कि नेट तो पहले होता था, लेकिन जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो उस समय 1000 प्लस 250 रुपये हुआ करती थी, वो अब साइंस के अलावा आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी मिलेगी। और 1985 में वो पहली परीक्षा होने की घोषणा हुई। इत्तेफाकन उसी साल में पीजी कर हुआ था। अब प्रश्न यह था कि न कोई गाइड था, न मेंटर था, न कोई की थी, न पुराना पैटर्न था। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो ज्ञान की खान हुआ करता था। पूरा हैदराबाद, वेस्ट बंगाल, सब जगह के स्टूडेंट्स वहाँ भरे पड़े थे, और यह खबर पूरे देश के लिए थी, केवल इलाहाबाद के लिए नहीं। तो हमें लगता था कि हम इतनी छोटे पृष्ठभूमि से आए हैं, क्या संभव है कि हम लोग नेट और जेआरएफ निकाल पाएंगे? लेकिन कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोशिशें रंग लाती हैं। मैंने वो परीक्षा दी। मुझे नहीं पता कि क्या आएगा, लेकिन मुझे ये ज़रूर याद है कि मैंने देश विभाजन की त्रासदी को ठीक ठीक पढ़ा था। मैंने अपने शौक़वश मिडनाइट चिल्ड्रन पढ़ी थी, सलमान रश्दी की, जिसमें आधी रात की उन संतानों के वतन का तय करने का प्रश्न 14 और 15 अगस्त 1947 को एक यक्ष प्रश्न बना हुआ था कि जो सीमाओं पर जो किसी देश के नहीं थे, उनकी संतानें किस देश की नागरिक बनेंगी। उस पृष्ठभूमि से एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था, और एक प्रश्न सबसे ज़्यादा नंबर का होता था, आई थिंक शायद 40 नंबर का होता था। उसको हमने बड़े कायदे से लिखा। प्रश्न था, बता दें शायद पीढ़ियों के काम आवे, कि यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास है झूठा सच। प्रश्न था कि यशपाल के उपन्यास झूठा सच के नामकरण की सार्थकता पर विस्तार से विचार कीजिए। जी। और मैंने इस प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से पूरा जो हमारी भावनाएं थी उसके अनुसार दिया, कोई एकेडमिक ज्ञान के आधार पर नहीं दिया था, व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर। हमें लगता है उसमें पूरा नंबर ही मिला होगा। रिजल्ट आया तो 52 या 55 सीट थी, उसमें 11 बच्चे केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे, क्योंकि इलाहाबाद ज्ञान का केंद्र तो रहा ही है। उन 11 में से एक छात्र मैं था। उसी साल मैंने जेएनयू की भी परीक्षा दी थी, उसमें भी हो गया। पीसीएस दिया था, उसमें मतलब आधा एग्ज़ाम दे करके मैं जेएनयू चला गया। बाद में रिज़ल्ट आया, वेट लिस्ट होती थी, उससे नाम आया, बीएसए वगैरह का ऑफ़र आया। लेकिन तब तक हम लोग कुछ बड़ी कल्पनाओं में जीने लगे थे, जैसा कि जेएनयू में जाने के बाद इंसान के सपने बहुत बड़े हो जाते हैं। ये अलग बात है कि वो क्या होता है ये वर्तमान में मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अब इस बात को गुजरे लगभग 30, 35, 40 साल हो चुके हैं। वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के दौरान और इलाहाबाद शिक्षा प्राप्त करने के दौरान बहुत सारे अनुभवों की यादें ताज़ा हुईं, और उसमें वही चीज़ें थीं जो हमारे साथ घटित हुई थीं। और कोई भी लेखक या उपन्यासकार या कवि, शायर, रचनाकार अपने जीवन के जी चुके अनुभवों को ही अगर सही ढंग से कह पाता है तो वही एक अकाट्य रचना बन जाती है। ऐसा ही मुंशी प्रेमचंद के साथ भी हुआ, ऐसा ही यशपाल के साथ भी हुआ। और अगर हम महादेवी वर्मा जी की बात करें, जो छायावाद की एक अद्भुत कवित्री हैं, उनके जीवन में ढेर सारे दर्द थे, इसीलिए उनके सबसे प्रसिद्ध कविता बनी मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली, और ये दुख की बदली खुद उनके जीवन की बदली थी, जिसने इतिहास रच दिया।
निराला जी की हम बात करें तो निराला जी सड़क पे चलते थे, पत्थर तोड़ती किसी महिला को देख लेते थे तो एक कविता लिख देते थे। कविता होती थी, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। और उसके बाद जो कविता होती थी वो एक रविंद्रनाथ टैगोर के पूरे दर्शन को व्यक्त करती हुई कविता बन जाती थी। जी। तो इन्हीं भावनाओं ने वो सारी शक्ति दी जिससे लिख सकें। और गरीबी और मुफलिसी जिसको लोग जीवन की बाधा मानते हैं, मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत वही रही। वो ना होती, अगर मैं किसी चांदी के चम्मच वाले घर में पैदा हुआ होता तो शायद वो न लिख पाता, वो न कह पाता, वो न कर पाता जो आज मेरे जीवन की एक धरोहर है। जी। सर, जैसे कि हर एक कहानीकार होता है, जब वो अपनी पहली कहानी लिख रहा होता है या फिर मान लीजिए कोई कविताकार है, वो अपनी पहली कविता लिखने जा रहा है तो एक भाव उत्पन्न होता है उसके अंदर। जैसे कि जब वाल्मीकि जी ने पहली अपनी कविता लिखी तो उन्होंने क्रौंच पक्षी को देखा। तो इस तरह आपने पहली जो कहानी लिखी उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, या कि कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको वो प्रेरणा दी कि नहीं, मुझे भी लेखन कार्य में आना चाहिए, या फिर मुझे भी कुछ लिखना चाहिए? वाल्मीकि तो खैर बहुत बड़े सिद्ध कवि थे, आदि आदि कवि थे। रामायण की रचना की थी। क्रौंच पंछी की वेदना उनके लेखन का आधार बनी। दरअसल कहा जाए तो वो मेरे जीवन का क्रौंच पक्षी मेरी अपनी खुद की ही कथा बचपन से रही। क्योंकि एक पिताजी को एक साधारण मास्टर के तौर पर संघर्ष करते हुए साइकिल के स्टैंड पर वो टिन के कनस्टर में गेहूं रख करके आटा पिसाते हुए जब देखता था, और पूरे साल जब एक ही कपड़े में जीवन गुजारता था जो होली पे बनते थे, तो मुझे लगता था कि वाल्मीकि का वो क्रौंच पक्षी हमारा खुद का जीवन है। तो प्रेरणा ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जब साहित्य से हमारा संपर्क हुआ तो ऐसा लगता था कि इन बातों को कहीं कहा जाए, लिखा जाए, जो समाज के शायद काम आवे। और इसी प्रयास में मैं कहानी लिखने कई बार बैठा। और सच यह है कि मैं कहानी लिखने के पहले गज़लें बहुत अच्छी लिखता था और गज़लें गुनगुनाता था। और गज़लें भी कुछ उम्र के लिहाज से होती थीं, कुछ दर्शन के लिहाज से होती थीं। मैं पढ़ता भी था मीर तकी मीर को, फैज़ को, गालिब को, ऐसे तमाम लोगों को बड़े शौक़ से इलाहाबाद के दिनों में पढ़ता था। पढ़ना एक शौक़ था। तो शुरुआत में मुझे याद है कि एक गज़ल मैंने लिखी थी कि प्यास बढ़ती गई जितना पीते गए, यूं ही हम जिंदगी अपनी जीते गए। यानी ज़िंदगी में किसी चीज़ का कोई एंडलेस है, चीज़ें, कामनाओं का कोई अंत नहीं है। कहानी लिखने की बात जब मैं सोचता था तो होता क्या था कि थोड़ा सा लिखता था, फिर आगे बन नहीं पाता था। थोड़ा सा लिखता था, फिर वो एक पेज दो पेज बनता था, फिर बन नहीं पाता था। तो ऐसे करते करते मेरी जो पहली कहानी है, जो इस कहानी शीर्षक का नाम भी है, उसका नाम ही है कि आज नहीं कल नहीं, कहानी फिर कभी। जी, अभी हम जो कुछ प्रश्न का सिलसिला है, इसमें एक प्रश्न ये भी, जब मैंने आपकी कहानी का टाइटल देखा, कहानी फिर कभी, कहानी संग्रह और उसका नाम कहानी फिर कभी, सर ये बात एक रहस्य की तरह प्रतीत होती है। तो मैं इस बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा और कि आखिर इसका जो नाम पड़ा कहानी फिर कभी, ये आखिर कैसे रखा आपने? दरअसल मेरी जो पहली पुस्तक छपी थी जेएनयू में, वो एक मेरा शोध ग्रंथ था। और शोध भी मैंने ऐसा ही एक विषय लिया था जिस पर मुझसे बार बार सवाल पूछा गया। उसका नाम था प्रेमचंद के नाटक। तो लोग चौंकते थे क्योंकि प्रेमचंद को कोई आदमी कहानीकार, उपन्यासकार के अलावा जानता ही नहीं था। जी। तो हर आदमी को होता था प्रेमचंद के नाटक, जबकि मेरा रिसर्च ही इस पर था कि मुंशी प्रेमचंद ने 3 नाटक भी लिखे थे अपने पूरे जीवन काल में। हालांकि वो बहुत प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन उनके नाम थे करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। तो लेक्चरशिप के लिए एक बार मैं जॉब में जब था, ऑफिसर बन गया था, तो प्रयाग में मैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में फॉर्म भर दिया था। वहाँ गए तो वहाँ सारे प्रोफेसर्स का बड़ा हाई लेवल पैनल था। तो मुझसे यही सवाल पूछा गया कि आपने जो लिखा है वो प्रेमचंद के नाटक, इससे लगता है जैसे प्रेमचंद कोई नौटंकीबाज थे, क्या कुछ ऐसा है मतलब आपका? हमने कहा सर, आप सब लोग साहित्य में हमसे बहुत वरिष्ठ हैं,
मेरा कहने का आशय यह था कि प्रेमचंद ने 3 नाटक भी लिखे थे और उसकी भी साहित्य जगत में पहचान होनी चाहिए। खैर, ये एक प्रसंगवश हुई बात है। मेरा जो शीर्षक था कहानी फिर कभी। कहानियाँ बहुत सारी हैं, जिसमें गंवार गुड्डो की कहानी है, जिसमें विश्वविद्यालय के एक छात्र की कहानी है, कर्फ्यू पर एक कहानी है जो कि बड़ी दिल्ली में चर्चित हुई थी सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर के, भ्रष्टाचार पर कहानी है, अशांति और आतंक पर विषय लिए गए हैं, प्रेम के भी विषय हैं। लगभग एक गुलदस्ता है कहानियों का यह संग्रह। लेकिन जब भी मैं कोई कहानी लिखने बैठता था तो मुझसे यह लगता था कि कहानी बन नहीं पा रही है, और मैं एक ख़ास जगह पर जा कर के रुक जाता था, ठहर जाता था, और फिर यही कलम का आखिरी वाक्य होता था कि चलो कहानी फिर कभी। लिखेंगे। तो ये लगा हमें कि ये चूँकि हमारे मन के उहापोह का एक दर्शन वाक्य बन गया था, तो यही नाम इसका रखते हैं कि कहानी फिर कभी। और इस फिर कभी में ही ये ढेर सारी या 10 एक कहानियों का एक संग्रह आज से 35 वर्ष पूर्व बना था, और वो रखा हुआ था। और मैं सबसे ज़्यादा मैं इससे बहुत कीन नहीं था कि यह समाज के सामने आवे, और न ही मुझे इसकी परख है कि इसकी गुणवत्ता क्या होगी, लोगों को कितनी पसंद आएगी। लेकिन आपने जो पहल की और प्रयास किया कि इसको लोगों के बीच में लाया जाए, और यह भी हम चाहेंगे कि कई अन्य भाषाओं में भी यह पुस्तक जाए, और भारतीय परिवेश, संस्कृति और संदर्भों को लेकर के जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाने का एक प्रयास रचनाओं के माध्यम से, जैसा कि साहित्य हमेशा करता आया है, ऐसा ही एक प्रयास यह पुस्तक भी बन सके। यह मुझे नाम दे या न दे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को वो प्लॉट दे, वो कैनवस दे, वो विषय वस्तु दे, जिससे कि साहित्य का स्तर बना रहे, साहित्य में समाज के दर्पण की चेतना बनी रहे, साहित्य वास्तविक घटनाओं का आईना बना रहे, न कि काल्पनिक कथाओं का एक परिलोक बना रहे, जिसमें कुछ शेक्सपियर की सॉलिलॉकी की तरह कहा जाए कि लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। कि जीवन एक मूर्ख कथा है जिसमें बड़ी ढेर सारी तड़क भड़क है हर मुकाम पे, और अंत में अगर देखो तो लगता है कि कुछ नहीं मिला, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। सार्थक रचना का प्रयास समाज में चलते रहना चाहिए, क्योंकि समाज के विकास की रचनाएं धुरी होती हैं। मुझे जहाँ तक पता है और जो मैंने पढ़ा है कि फ्रांस की क्रांति के पीछे जितना अन्य घटकों का योगदान था, उससे कहीं ज़्यादा एक किताब का योगदान था, जिस किताब का नाम था द हिडन गॉड। 16वें लुई के ज़माने में रिवॉल्यूशन हुआ था, और अपनी बात कहना मुश्किल था, तो एक किताब लिखी गई जिसके लेखक थे मिस्टर लूसिए गोल्डमन। उन्होंने लिखा किताब द हिडन गॉड, भगवान कहीं खो गया है। तो वो शासक यह समझ नहीं पाए कि इसमें कहा क्या गया है, लेकिन ये किताब घर घर बंट गई और इसने क्रांति कर दी, और 16वें लुई का शासन समाप्त हुआ, और फ्रांस की क्रांति इतिहास में दर्ज हो गई, जिसे हम आज तक पढ़ते और पढ़ाते हैं। जी सर, आपने अभी वर्तमान युवा की बात की कि आपकी कहानियों से युवा प्रेरित हो सके, परंतु क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो वर्तमान युवा है इस समय का, आजकल का, वो साहित्य से कहीं ना कहीं दूर जा रहा है? हाँ, बिल्कुल सही बात आपने, बिल्कुल सही दुखती रग पे हाथ रखा है कि युवा साहित्य से दूर जा रहा है, ऐसा लग रहा है हमें। लेकिन साहित्य का मतलब वो होता है, साहित्य का अर्थ ही होता है जिसमें हित का कोई भाव हो। तो हित की समझ का होना ही सबसे बड़ा किसी व्यक्ति की सफलता का मंत्र होता है। जैसे कि अगर कोई युवा है, वो अपने अहित की चीज़ों को ही हित समझ रहा है, वो ज्ञान के विषयों को अज्ञान का विषय समझ रहा है, वो ख़राब सोहबत को अच्छी सोहबत समझ रहा है, वो पढ़ने लिखने को एक बोझ मान रहा है, तो ऐसे में वो एक अंधेरी गुफा में बढ़ा चला जा रहा है, और ये यात्रा अंतहीन होगी, उसका कोई मंजिल और मुकाम नहीं होगा। तो साहित्य के प्रति रुझान कम होने की वजह शायद यही है कि ऐसा साहित्य बहुत ज़्यादा आ गया है जिसमें रोचकता, कर्कशता और उन्माद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन
अगेन शेक्सपियर याद आते हैं कि सिग्निफाइंग नथिंग, कुछ शेष मिलता नहीं है। और जीवन में जहाँ कुछ सारांश रह जाए, कुछ जीवन को विवेकवान बनावे, ज्ञानवान बनावे, वही साहित्य है या सिनेमा है या रील्स हैं या सोशल मीडिया है, जो हर प्रकार का ज्ञान बड़े आसानी से परोस रही है। पहले एक विषय को जानने के लिए हमें 4 किताबें मोटी पढ़नी पड़ती थी। आज 4 विषयों को जानने के लिए हमें एक लिंक खोलना पड़ता है और विकिपीडिया या ऐसे कोई भी स्रोत तुरंत बता देते हैं कि इसके बारे में क्या क्या अब तक की कहानियाँ हैं। तो यह युवाओं की हम कहेंगे कि मेंटरशिप का दोष है कि वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। साहित्य प्रासंगिक था, है और रहेगा। सफल वही होंगे जो कि साहित्य को पढ़ेंगे। ऐसा आज भी आप पुस्तक मेलों में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े आईएएस, बड़े बड़े रचनाकार, प्रोफेसर्स आपको पुस्तक मेलों में थैला लिए किताबें खरीदते मिल जाएंगे। और रात को जब उनके कमरे की लाइट जली हो तो आप यह मत समझिए कि कोई गीत गुनगुना रहे हैं, आप ये समझिए कि उन खरीदी हुई किताबों के समुंदर में वो गोते लगा रहे हैं। जी बहुत अच्छी बात कही आपने सर। जब मैं आपके कहानी संग्रह को सर कंपाइल कर रहा था तो मैंने उसमें कई विविधताएं देखी। कहीं कहीं पे कुछ ऐसी कहानियां थीं जो मानवीय संवेदनाओं पे आधारित थीं। कहीं कहीं पे जो घरेलू चीज़ें चलती हैं उसकी बात कही गई थी। कहीं कहीं पे हास्य के तड़के थे, या कहीं कहीं पे विद्यार्थी जीवन में क्या क्या कठिनाइयों का सामना एक विद्यार्थी को करना पड़ता है उनका भी जिक्र वहाँ पे हमें देखने को मिला था। तो इतनी सारी विविधताओं को आप एक जगह पे, एक स्थान पे कैसे ला पाए, ये बात आप बताइए, ताकि आखिर जो आजकल के युवा लेखक हैं उनको कुछ प्रेरणा मिले इस चीज़ से। दरअसल हमारा जो उम्र का एक युवावस्था तक का दौर होता है, यानी 25-30 साल तक का दौर होता है, यह हमारी पढ़ाई लिखाई करके जॉब पाने तक का दौर होता है। जॉब पाने का मतलब कोई नौकरी या सरकारी नौकरी नहीं है, यह मैं बार बार कहता रहा हूँ। और मैं स्वयं भी बहुत पर्टिकुलर नहीं था कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिले। और मेरा अपना अनुभव यह है कि जो जो चीज़ें मैं नहीं चाहता रहा वो मिलती रहीं, और जो चाहता रहा वो अक्सर नहीं मिलती रहीं। तो दरअसल ये कहानियों के जो विभिन्न रूप रंग हैं, वो एक बालक के युवा होने, उसके कॉलेज जा कर के उसके प्रेम प्रसंगों के जीवंत होने, उसकी मित्रों के साथ मित्रता और शत्रुता, लड़ाई और मिठास के वो अनुभव होते हैं जो वो अपने परिपक्व होने पर मूल्यांकन करता है। परिपक्व माने जब वो मास्टर होता है, जब वो ग्रेजुएट होता है और कोई जॉब पाता है, थोड़ा स्थिर होता है, तो सोचता है कि अरे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये अच्छा था, ये ख़राब था। तो मेरे साथ भी वही सब कुछ हुआ जो कहीं टॉलस्टॉय के साथ हुआ होगा, जो गोर्की के साथ हुआ होगा, जो शेक्सपियर के साथ हुआ होगा, जो गोदान के होरी के साथ हुआ होगा, और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उनके बचपन में हुआ होगा। यानी एक द्वंद्व, एक संघर्ष और समय से लड़ने की एक गाथा हम सबके साथ जुड़ी है। कुछ कह पाते हैं, कुछ नहीं कह पाते हैं। हमने कहने की कोशिश की, और जीवन के वो सारे छात्र जीवन के अनुभव, पारिवारिक विषमताएं, विषाद, कष्ट, क्लेश। एक पिता कैसे बच्चों को उधार लेकर के इलाहाबाद पैसे भेजता है। इलाहाबाद में एक बच्चा कई वर्षों तक पढ़ता है, माता पिता से दूर रहता है। आजकल की तरह से बुलेट ट्रेन नहीं थी, वंदे भारत नहीं थी। अगर दिल्ली से हमें घर आना होता था तो जेएनयू से मऊ तक आने में लगभग 18 घंटे का सफ़र होता था। रिजर्वेशन तो हम लोगों के बूते के बाहर की चीज़ थी। जनरल बोगी के डिब्बे में सामान रखने वाला जो पटरा होता है ऊपर, उस पर एक कोने में बल्ब के नीचे हम लोग अपना कब्जा कर लेते थे 2-3 घंटे पहले पहुंच के, कि कोई और ना आके बैठ जाए। और फिर एक मोटी सी किताब खोल लेते थे और मऊ तक आते आते वो एक पुस्तक ख़त्म हो जाती थी। तो ये जो सारे द्वंद्व थे, इनको देखना, और दूसरी तरफ उनको देखना जो हमारे ही विश्वविद्यालय में, कॉलेज में बहुत अमीर घरों के बच्चे थे, जिनके पास सारे साधन और संसाधन थे, और जो हर रोज़ एक कपड़ा बदलते थे। उनके बीच में एक जो वर्ग संघर्ष है। हालांकि मैं विचारों और व्यवहार में मार्क्सवादी नहीं रहा, लेकिन चिंतन की जितनी भी विधाएँ थीं, चाहे वो मार्क्सवाद हो, लेनिनवाद हो, वो माओ त्से तुंग हो, या आपका बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो,
इन सब की अच्छाइयों को मैंने कोशिश की कि जानूँ। यहाँ तक कि इस्लाम के बारे में भी हमने कुरान को 30 आयतों को हमने अपने एमए के दौरान पढ़ा। बाइबिल के ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट को पढ़ा, ये मेरा शौक़ था। और इन सबको पढ़ा करके जो एक विचारधारा मिली, उस विचारधारा को ही हमने अपनी विभिन्न कहानियों का विषय वस्तु बनाया। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये मेरी आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन मेरे जीवन की आपबीती ज़रूर है। आत्मकथा और आपबीती में थोड़ा सा फासला होता है, जिसे हमारे दर्शक अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि सबकी आत्मकथा भी होती है, सबकी आपबीती भी होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको कह पाते हैं। महर्षि वाल्मीकि अकेले व्यक्ति नहीं थे जिनके सामने कोई वध हुआ था, या कोई समाज ऐसा नहीं है अकेला जहाँ पर कि पुत्र ने पिता की यातनाओं को न देखा हो। अमूमन भारतवर्ष में 90% लोगों की यही व्यथा कथा है, क्योंकि भारत अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जैसा एक देश नहीं है। यहाँ के समाज के अंदर के सच की परतों को खोलना ही कथा लेखन का सबसे ज़रूरी आधार है। और इस आधार बोध और इस आभास के ही चलते, इस बोध के चलते ही मैंने कहानियों को लिखने का प्रयास किया। और जो कुछ भी लिखा वो चूँकि समाज के मूल्यांकन की कसौटी पर अभी परखा नहीं गया, लेकिन ये ज़रूर है कि मेरी कोशिश यह रही है कि समाज को उसका सच एक साहित्यिक रूप में वापस दे सकूं। बहुत अच्छी बात सर। सर, आपका कविता संग्रह, थोड़ा कविताओं की बात करते हैं। आपका कविता संग्रह जिसका शीर्षक है कोई गीत सुबह के गाता है, तो इसकी एक कविता भी अंदर मेंशन है। तो सर, ये कोई गीत जो गा रहा है आखिर ये कौन है जो गीत गा रहा है सुबह के? दरअसल हर कविता में जो कहने वाला होता है वो कवि स्वयं होता है, लेकिन वो जनमानस की आवाज़ जब बन जाता है तब वो एक स्वीकार्य कवि बनता है। और इस कविता का भाव भी यही है कि सुबह के गीत का अमूमन मतलब ये होता है कि हर आदमी की ज़िंदगी में अंधेरे और उजाले का संघर्ष चल रहा होता है। अंधेरों से लड़के उजालों की तलाश ज़िंदगी का यही है मकसद, एक खास। इसी खास मकसद की तलाश में शायद मैं भी रहा, और मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे इस देश में। तो हमारे पास एक उम्मीद रहती है कि इस अंधेरी रात के बाद कल एक उजाली सुबह होगी। इसीलिए मैंने कविता लिखी थी कभी, और एक स्पॉन्टेनियस कविता थी। कोई गीत सुबह के गाता है, चुपके चुपके धीरे धीरे मैंने अपना सब दे डाला, अपने अमृत को दे करके ले ली हंसकर विष की हाला। सब पूछ रहे हैं हमसे कुछ, हम मौन रहे, खामोश रहे, जाने क्यों पागल बेबस दिल अरमानों को सहलाता है। कोई गीत सुबह के गाता है, कोई गीत सुबह के गाता है। क्या बात है यानी सर, हम क्या बात अपने है। जीवन के अमृत तत्व को, अच्छाइयों को अक्सर संगी साथियों के साथ ज़ाया कर देते हैं और विष ले लेते हैं, बुराइयों का विष ले लेते हैं। यही शायद युवावस्था की सबसे बड़ी कमी होती है, और इसी को समर्पित है हमारा ये गीत। और इस भावना को हमारा ख्याल है कि युवा पीढ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से लेगी। सर, आपने अपनी कविताओं को, अपनी कहानियों को एक पेन नेम का आपने यूज़ किया, जसराज, शैलेंद्र जसराज नाम से आपने अपनी सभी कविताओं को, कहानियों को लिखा है। तो आखिर ये जसराज जो पेन नेम है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा, इसका क्या इतिहास रहा? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, जो मैं चाहता था कि मैं इस पर कुछ कहूँ। दरअसल ये जसराज एक पंडित जसराज से जुड़ा शब्द है, जो संगीत घराने का एक भारत का एक कह लीजिए कोहिनूर नाम है, पंडित जसराज। तो अमूमन दिल्ली में यह नाम हमने इलाहाबाद में ही लिया था, और साहित्यकारों ने ही दिया था। तो इलाहाबाद में भी लोग पूछते थे आप उनके कुछ लगते हो क्या, पंडित जसराज के? तो मैं बताता था कि नहीं। लोग पूछते थे क्यों लिखते हो, हम कहते हैं कि, तो मैं कहता था कि दरअसल इसी नाम से मैंने इलाहाबाद में साप्ताहिक हिंदुस्तान, आकाशवाणी में भी बहुत सारे कार्यक्रम दिए, दूरदर्शन में भी दिए। कितनी प्रतिभा थी ये तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन हाँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। पैसों की इसलिए ज़रूरत थी कि मैं अच्छी अच्छी किताबें खरीद सकूं, जिसकी व्यवस्था शायद मेरा परिवार नहीं कर सकता था। इसके लिए मैं बहुत काम किया, बहुत दूर दूर तक दिल्ली में दरियागंज तक जा कर के एक एक मैगज़ीन के दफ्तरों में ढूंढता था, काम मांगता था। बाद में काम मिल गया, समीक्षाएं मिल गईं, पुस्तकों की
समीक्षाएं मिल गईं, बहुत सारे क्रांतिकारी गीत याद हो गए, भूख जैसे सवाल मत पूछो, देश का हाल चाल मत पूछो, ऐसे तमाम गीत आए। तो दरअसल ये शब्द जितना रहस्यमय है, जितना भारी खानदान से जुड़ा है, दरअसल ये उतना ही सर्वहारा शब्द है जसराज। और इसके अर्थ के कोई बहुत खास मायने नहीं है। मेरे गांव का नाम है जसड़ा। अच्छा। मैं जिस गांव से जन्म लिया उस गांव का नाम है जसड़ा, जिसको कि जसरा अगर अंग्रेज लिखे तो लिखेगा JASARA। और ये बड़ा इतिहास में नाम न लिए जाने वाले गांव का नाम है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिताजी जैसे मेरे दिशा निर्देश देने वाले व्यक्ति वहाँ जन्म लिए, और जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि जो कहते हैं दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली को बहुत करीब कर दिया योग्यता के आधार पर। JNU जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से रिश्ता जोड़ा, और आज भी जो पहचान है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बड़े बड़े मनीषियों का साथ दिया। अभी भी हमारे कई मित्र जैसे ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा जी, कई IAS हैं यहाँ, बहुत सारे साहित्यिक विचारक हैं, प्रोफेसर्स हैं देश के विश्वविद्यालय में, सब के सब हमारे इलाहाबाद के सहपाठी रहे हैं। और JNU में भी जा कर के देश के सबसे बड़े जो आलोचक थे प्रोफेसर नामवर सिंह के सानिध्य में रिसर्च करने का हमें सौभाग्य मिला। तो ये उस गांव की जड़ों का कमाल था जिस गांव में हमारा जन्म हुआ। और हमें बताया जाता है कि उस गांव में बारिश हो रही थी, छत टूटी हुई थी, पानी गिर रहा था जिस रात मेरा जन्म हुआ था। तो उस जसरा गांव को तो मैं भूल नहीं सकता हूं। तो जसरा में जो जन्मा जी, वो हुआ जसराज। तो इससे हमने अपना नाम जसराज रखा। और सच यह है कि उस समय तक मुझे मेरी GK बहुत अच्छी नहीं थी ग्रेजुएशन के बाद, कि मैं ये भी नहीं जानता था कि शास्त्रीय संगीत घराने का एक नाम है पंडित जसराज। ये जसराज नाम स्वतंत्र रूप से हमने रखा था। जी, अभी सर बीते हुए दिनों में, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक JNU की ही लेखिका हैं मैम मिली, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक काफ़ी प्रसिद्ध आलोचक भी थे उस JNU के दिनों में। तो फिर आपने आलोचना करना कम क्यों कर दिया, या फिर छोड़ क्यों दिया? दरअसल आलोचना में हमारा पेशा था। इससे मैं आय का साधन बनाया था। जब पत्रिकाएं कोई भी किताब आती है, और दिल्ली तो एक केंद्र है, मतलब गालिब के ज़माने से, कि साहित्य और संगीत की सारी विधाओं का जब उच्च लेखन आता है तो दिल्ली चला जाता है। तो किताबें आती थी तो सारी मैगजीन्स को कुछ आलोचकों की ज़रूरत होती थी जो उनकी समीक्षा करे। और वो जो हमारे जैसे नए कुछ उभरते हुए छात्र होते थे उनको ही पकड़ा दिया। जब जाइए आप तो 50 किताबें एक जनसत्ता वगैरह में या साप्ताहिक हिंदुस्तान में रखी रहती थी। एडिटर को लगता था कि हाँ इस लड़के में कुछ स्पार्क है, इसको 2 किताबें दे दो, लिख करके लाओ। तो उस समय मैंने दर्जनों समीक्षाएं, आलोचनाएं की, अच्छी की, काफ़ी छपी, काफ़ी चर्चा में रहीं, और कुछ संवाद भी बड़े विवाद में पड़े रहे। उससे हमारे साथियों ने भी जाना, JNU के जो हमारे सहपाठी थे। तो वो समीक्षा मेरा पैशन नहीं था, शौक़ नहीं था, वो एक पेट भरन का साधन था। कविता, कहानी, गज़ल, ये मेरा एक शौक़ था, मेरे अंदर की इच्छा थी। और जितनी भी कहानी और कविताएं या गज़लें हमने लिखी हैं वो बहुत दिनों में नहीं लिखी गई हैं। मतलब वो एक तरह से एक बार बैठे, कोई ख्याल आया, कोई याद आई, कोई घटना याद आई, कोई दंगे का दृश्य याद आया, और एक कहानी हमने लिख डाली, कर्फ्यू, और वो कहानी फिर चर्चित हो गई। तो समीक्षा से मेरा नाता वहीं तक रहा। और समीक्षक होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए उस रस का के प्रति रुचि होना भी आवश्यक है, जो शायद उतनी नहीं थी कि मैं उसको आगे बढ़ा पाता। सर, आप एक लेखक रहे, आप एक कविताकार रहे, उसके बाद आपने अपने युवा दिनों में आपने अधिकारी के रूप में भी काम किया। उसके बाद आप एक प्रेजेंट टाइम में विद्यालय के निदेशक भी हैं। तो इस डॉक्टर LP लाल मेमोरियल कॉलेज को बनाने का, इसकी शुरुआत करने का विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया? हाँ, ये बहुत बड़ी विसंगति है। अप्सरी पर तंज करती हुई मेरी कई कथाएं हैं, और वो शायद यही कहना चाहता हूँ मैं उनके ज़रिए कि फर्श से अर्श पे पहुँच करके अक्सर अपने वजूद को लोग भूल जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है। उम्र के उन 35 वर्षों में जब मैंने सरकारी नौकरी की
और श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तरफ बहुत सारे किरदार हमें दिखे पूरी व्यवस्था में। लेकिन चूंकि मेरे मन में एक भाव था शुरू से, मेरे और मेरी पत्नी भी सरकारी सेवा में ही थी, और हम दोनों लोगों को यह लगता था, वो भी एक साधारण परिवार से आती हैं, और हम दोनों बहुत कर्मठ रहे हैं, और अभी भी हम लोग पूरे घर का काम सहर्ष करते हैं। मतलब एक अच्छे ट्रेंड आया और मजदूर की तरह झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, ये सारे काम हम लोग करते हैं। इस बात पे हम बड़ा गर्व रखते हैं। ऐसा इसलिए था कि हमने अपनी ज़मीन को नहीं भूला। तो हमें हमेशा ये लगता था कि एक पिताजी किसान, पिताजी एक साधारण मास्टर, और हम भारतवर्ष की जो क्लास 1 की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, वो शायद ज्ञान का एक पैमाना है। वो कितना सही या गलत है वो अलग विषय है। ज्ञान किसी पद से नहीं होता है और न ही ज्ञान का कोई कद होता है। लेकिन हमारा यह मानना था कि ये शिक्षा थी जिसने हमें ऐसी दर्जनों गाड़ियाँ दी, सरकारी गाड़ियाँ मिली, जिन गाड़ियों को बचपन में छूने में डर लगता था कि गाड़ी वाला डांट न दे कि इस गाड़ी को छू क्यों रहे हो। और हम छूते इसलिए थे कि हम देखना चाहते थे कि ये जो कार नाम की चीज़ होती है, ये कितनी मुलायम या कितनी खुरदुरी होती है। तो हम दोनों ने तय किया। उस समय कुछ बहुत से गरीब बच्चे मिले, उनका दुख दर्द देखा, एक क्षेत्र देखा जो बड़ा अविकसित था। वो क्षेत्र जहाँ आज हमारा डॉक्टर LP लाल कॉलेज है, उधर हम लोग आते थे चना वना, हरा चना, हरी सब्जी खरीदने अपने अधिकारी होने के दिनों में। तो इस क्षेत्र में हम देखते थे कि हरे चने के खेतों में हरियाली तो बहुत है, सरसों के पीले पीले फूल हैं, वहाँ काम करता हुआ किसान है, उसके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, लेकिन वो सबके सब जाहिल हैं, अशिक्षित हैं, और शिक्षा का उजाला इस क्षेत्र तक नहीं आ पाया है। एक महर्षि विद्यालय था, एकमात्र विद्यालय इस पूरे सीतापुर रोड बेल्ट में, जहाँ पर कि प्रवेश एक अलग चुनौती हुआ करता था, बहुत सोर्स लगते थे। हमारे मन में आया कि ज्ञान तो हम लोगों ने जितना भी हो सकता है पाया है, अगर इस ज्ञान का इन्वेस्टमेंट पैसे के लिए नहीं बल्कि ज्ञान की ही फसल पैदा करने के लिए करें। नॉलेज नॉट फॉर मनी, नॉलेज फॉर द नॉलेज ऑफ द people who are deprived and who are not having any specific support of educational institutions। तो हम लोगों ने सोचा, और पिताजी का निधन हो चुका था उसी समय, कम उम्र में। माताजी हमारे साथ आ गई थी। तो कुछ नहीं, हमें तो पता भी नहीं था। हमने एक 4 कमरों की ज़मीन जो अपने सोचा था कि अपना एक घर बनाएंगे, उसके लिए ली थी। उसी पर हम लोगों ने एक डॉक्टर LP लाल स्कूल की नींव रख दी। और हम लोग तब यहाँ आने का कोई साधन नहीं अलीगंज से होता था। हम लोग रिक्शे पर बैठ करके, अपने पास भी कोई साधन नहीं था उस ज़माने में, बच्चे गोद में होते थे, बहुत छोटे थे। जो बेटे हमारे डॉक्टर हैं वो मतलब वो गोद में ही सोए सोए आते थे और रिक्शे बैठे, और हम लोग यहाँ पर खेतों के बीच में बैठ करके इस विद्यालय का 4 कमरे बनाते थे। उतनी पूंजी नहीं थी, क्योंकि हमारा कोई ऐसा बाप दादे की ज़मीन जायदाद या कोई भट्ठा या कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रॉपर्टी या कोई ऐसा विरासत में मिला हुआ कुछ नहीं था। खाली हाथ आए थे हम लोग। एक फोल्डिंग चारपाई थी और 4 फोल्डिंग कुर्सियाँ थी। तो लेकिन हमने ज्ञान के बीज को बोया, और उस बीज से हमें गर्व है कि वृक्ष बने, IAS बने, PCS बने, पुलिस के हम हजारों नहीं तो सैकड़ों तो कम से कम अधिकारी बने। विभिन्न विभागों में राज्य सरकार के हमारे बच्चे गए, और आज भी वो फसल जारी है। जो हमारा टैग वाक्य है हमारे स्कूल के डायरी में लिखा है कि किसी आदमी को अगर तुरंत खुश कर देना हो तो उसे खूब बढ़िया सा बना हुआ थाल में सजा के खाना खिला दो। किसी आदमी को कुछ दिन के लिए खुश कर देना हो तो उसे थोड़ा सा राशन दे दो, पका पका के 2-4 हफ्ते भर वो खाएगा। लेकिन किसी को अंतिम सांसों तक और पीढ़ियों तक खुश कर देना है, खुशी रखना है, खुशियाँ दे देना है, तो उसके अंदर ज्ञान भर दो, उसे नॉलेज से इनलाइटेंड कर दो। वही कार्य कर रहे हैं, और हम लोग
उम्र के 62वें वर्ष में भी हमें लगता है कि यह सफ़र अभी अधूरा है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता की भाषा में हम कहें तो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। सब कुछ बड़ा सुंदर और सुहाना है, लेकिन इन घने जंगलों में हमें अभी मीलों जाना है और चलते ही जाना है। बिल्कुल सर, ये बात मैंने भी नोटिस करी है आपके विद्यालय के अंदर कि तमाम ऐसे बच्चे हैं, ऐसे अनाथ बच्चे हैं, ऐसे गरीब बच्चे हैं जो निःशुल्क शिक्षा पा रहे हैं। और जहाँ तक शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, वैदिक कल्चर का कोर्स है कर रहा हूँ इस समय, तो उसमें भी चीज़ें बताई जाती हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो सबसे बड़ा यज्ञ होता है वो ब्रह्म यज्ञ होता है, कि जिसमें एक शिक्षा देना और शिक्षा लेना, इसको ही सबसे पवित्र माना गया है, सबसे बड़ा काम माना गया है। तो वो काम आप कर रहे हैं सर। लेकिन कहीं आपको कुछ डिफरेंस दिखा आज तक पुराने विद्यार्थियों में और नए विद्यार्थियों में, कि नए विद्यार्थी हैं उनके पास आज सब कुछ है, गूगल है, यूट्यूब है, सब मतलब सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं रास्ता अपना भटक जाते हैं। तो इसके बारे में आप अपनी कविताओं या कहानियों के माध्यम से, जो भी पाठक आपके विद्यार्थी भी होंगे, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कहावत है, दर्द का हद से बढ़ जाना है दवा हो जाना। कोई चीज़ जब एक्सेसिव होती है तो वो अपने आप में एक मेडिसिन भी बन जाती है या विनाशकारी होती है। हम जिन बच्चों को लेकर के इस सफ़र की शुरुआत किए थे विद्यालय में, वो बच्चे थोड़ा सा कठिनाइयों में को देखे थे। आज जो पीढ़ी आ रही है, या आज जो भारत की अगर जीडीपी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे युवा मन पे, युवा जीवन पे खतरा भी मंडरा रहा है। क्योंकि आपने शायद सुना हो कि स्विट्ज़रलैंड एक बड़ा संपन्न देश है, जहाँ किसी को बिना काम किए इतना पैसा मिलने लगा था कि सब लोग बड़े खुशहाल थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि महसूस हुआ कि सबको कोई ना कोई काम करना होगा, नहीं तो सारे लोग बीमार होकर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो गार्जियंस का है, हम लोग स्कूल में देखते हैं बहुत से बच्चे पैसे को यूँ खर्च करते हैं जो आज भी हम लोग इस उम्र में भी खर्च करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। उनके पास वो फ़ोन है जो शायद मेरे पास ना होगा, उनके घरों पर 75,000 रुपये के फ़ोन हैं, और मुझे 10, 20, 25,000 रुपये ज़्यादा का फ़ोन होता है तो मुझे लगता है कि अरे इतना महंगा। और फिर वो हमें सूट नहीं करती है चीज़ें, एक आदत है, बच्चे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो संपन्नता विचारों की तो अमीरी होती है, लेकिन धन की जो संपन्नता होती है, मुझे ऐसा लगता है, और ये बड़े मजबूरी के साथ मैं कहता हूँ कि पैसे की संपन्नता ही इंसान की सबसे बड़ी गरीबी बन जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतिहास के जितने भी महान किरदार हुए हैं, उन्होंने बहुत संघर्षों को झेला है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में कहें तो द फाइन गोल्ड कम्स फ्रॉम द फ्लेम्स ऑफ फायर। जो सबसे अच्छा जो सोना होता है वो आग में भीषण रूप से तप करके ही आता है। तो बड़ा अच्छा आपने जिक्र किया वैदिक संस्कृति का, प्राच्य संस्कृति का, और मुझे बड़ी खुशी हुई है जान करके कि आप इतने टेक्नोक्रेट हो करके, बीटेक करके, और बहुत अच्छे आप स्कॉलर रहे हैं, आप पोएटिक्स क्लब चलाते रहे हैं साहित्य का, और मेरे जैसे लोगों का जीर्णोद्धार आप कर रहे हैं, जिनकी रचनाएं कहीं इतिहास में विलीन होती जा रही हैं। उसके बाद भी आप अपने टेक्नोलॉजी से अलग हट करके जेएनयू जा करके आप ये प्राच्य विद्या का और वैदिक संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। पूरी दुनिया को लौट करके वहीं जाना है जहाँ से दुनिया ने अपना सफ़र शुरू किया था। आपने वो शुरू कर दिया है। धन्यवाद सर। सर, आपका कहानी संग्रह कहानी फिर कभी और कविता संग्रह कोई गीत सुबह के गाता है 25 दिसंबर को हम लोग सभी लोगों के सामने उपलब्ध होगा। तो सर, आप इसमें आपके जो पाठक रहेंगे वो अलग अलग उम्र के रहेंगे, अलग अलग जेंडर के रहेंगे, तो आप अपने पाठकों से क्या कहना चाहेंगे अपने इस संग्रह के बारे में? देखिए, पाठक किसी भी उम्र का हो, मुझे लगता है कि ये सब युवावस्था की कहानियाँ हैं और कविताएं हैं। तो जो नौजवान है, जो युवा है, जो बालक वर्ग है, उसके लिए तो ये पूरा का पूरा एक मुकम्मल ये कुरान, बाइबल या रामचरितमानस है। क्योंकि इसमें जीवन के हर
बिगड़ते हुए एंगल्स को के बनने और बिगड़ने की कथा है। तो ऐसे में बच्चों के लिए एक सीख साबित होगा। पुराने लोगों को अपनी स्मृतियों को संजोने और उन्हें दोबारा रिकलेक्ट करने का मौका होगा, क्योंकि वही जो बात शुरुआत जहाँ से हम लोगों ने की थी कि कुछ पढ़ते हुए हमें लगता है कि हमारा ही सब कुछ इसमें गुजर रहा है। फिल्में भी तभी हिट होती हैं जब उसमें अपने मन की चीज़ें आती हैं। तो इस कहानी संग्रह में और कविता संग्रह में जैसा कि कहा जाता है कि कविता कल्पना की उपज होती है, इसमें कल्पना कुछ नहीं है, लेकिन यथार्थ भी इतना साफ सुथरे ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि वो कड़वा ना लगे, क्योंकि सच अक्सर बड़ा कठोर और कड़वा हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद के जैसे नॉवेल में होरी, गोबर, धनिया, इस तरह के जो किरदार आए, उनके आने पर लोग एक बार हंसे थे लोग कि ये भी कोई नाम होते हैं। कहाँ तो राजा रानियों की कहानियों वाला ये देश, ये दुनिया, प्रिंस, चार्ल्स, किंग, लॉर्ड, शब्दों से सजने वाला साहित्य, आज ये होरी, धनिया और गोबर तक ला दिया इस धोती कुर्ता पहने हुए आदमी ने। लेकिन वो होरी, धनिया और गोबर आपको शायद पता होगा कि दुनिया के 54 भाषाओं में अगर किसी एक रचनाकार का अनुवाद हुआ है तो वो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान। भले ही नोबेल प्राइज़ गीतांजलि को मिला है, लेकिन उसका 6 या 7 भाषाओं में अनुवाद हुआ है केवल। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि हर आदमी की ज़िंदगी के अंधेरे में कोई न कोई उजाला आने वाला होता है, और इसी को हम कहते हैं कि कोई गीत सुबह के गाता है, कोई गीत सुबह के गाता है, और सुबह के गीत के इंतज़ार में ज़िंदगी को हम यूं ही काटते चले जाते हैं। ज़िंदगी अच्छी हो, कड़वी हो, मीठी हो, सच्ची हो, झूठी हो, अपनी हो, बेगानी हो, चाहे जैसी भी हो, ज़िंदगी तो हमारी है। और जो हमारा है, कपड़े फटे भी हों हमारे, तो हमारे वस्त्र हैं, उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। तो सत्य के करीब रह करके, साहित्य को पढ़ करके हम और हमारी ये पीढ़ी जो वर्तमान पीढ़ी है अपने आप को परिष्कृत कर सकती है। और कहते हैं ना कि सबसे अच्छा डिटर्जेंट की कपड़े का या बॉडी वॉश अगर कुछ है आज के नई पीढ़ी के लिए तो वो है साहित्य। इसके जितने करीब जाएंगे उतने ही सुरखरू हो जाएंगे। सर, आज आपसे बात करके अभी मुझे एक जीवन का एक श्लोक याद आ गया। कभी मेरे गुरुजी ने एक रहे पहले, उन्होंने मुझे सुनाया था और वो श्लोक मुझे आज भी याद है, शेयर करना चाहूँगा आपके सामने कि ना अभिषेको न संस्कारा सिंहस्य कृते वने विक्रमार्जित सत्सव्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। कि जिस प्रकार से एक सिंह अपने आप को जंगल का राजा अपने विक्रम को अर्जित करके, ताकत को अर्जित करके बनाता है, उसी प्रकार से आपका ये पूरा जीवन रहा है कि और आपके जीवन से हम सभी को यह प्रेरणा मिली कि जीवन भी कितना भी अंधकार में क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। आज आपका इंटरव्यू लेके मैं खुद में काफ़ी गौरव महसूस कर रहा हूँ। आशा करता हूँ सर कि आपका जो ये कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, ये जनमानस तक पहुँचेगा और कई सारे युवाओं को, कई सारी पीढ़ियों को मोटिवेट करेगा, ताकि वो अपने जीवन के कठिन समय में जो बच्चे हैं वो अपने एडोलेसेंस की एज में, जो वयस्क हो चुके हैं, वो अपने जीवन की उतार चढ़ाव में कहीं डगमगाए नहीं, और वो इन कहानियों के माध्यम से, इन कविताओं के माध्यम से जीवन को सही राह पे लाते रहें। सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद बहुत बहुत।